हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 6 करेंगे जिसका नाम है जीवों में श्वसन। इस पाठ का बच्चों इससे पहले भी एक पाठ हम कर चुके हैं जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है। ठीक है, अब उसके आगे करते हैं। अब देखें इसके आगे जो दिया हुआ है, अगला जो प्रश्न आपको दिया हुआ है वो है, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। तो देखिए श्वसन का अपना चैप्टर है, तो श्वसन का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह फेफड़े ही होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फेफड़े जो हैं हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो फेफड़े बच्चों वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष हमारी छाती जो होती है उसको भी कहा जाता है। तो आप ये चित्र की मदद से नीचे देख सकते हैं। ये वाला जो चित्र है ये आपका गूगल से लिया गया है और ये आपकी बुक का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें वक्ष जो होते हैं हमारा, उसमें ये पसलियाँ होती हैं, बीच में स्टर्नम है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे फेफड़े हैं। तो यहाँ ये देखें पसलियों के अंदर ये नीचे उनके छिपा हुआ है ना, ताकि इसको प्रोटेक्शन मिले, सुरक्षा मिले। ये इस दूसरे चित्र में भी देख सकते हैं आप, ये इस तरह से जो है हमारे फेफड़ा ये इस नीचे इन पसलियों के नीचे छुपा हुआ है। ठीक है, ताकि ये क्योंकि पसलियाँ जो हैं इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो हमारे फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं बच्चों? वक्ष गुहा में। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है थोरेसिक कैविटी। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि मनुष्य में श्वसन के लिए प्रमुख अंग कौन सा है। ठीक है, उस अंग का आपने नाम बताना है। तो श्वसन अंग जो है प्रमुख कौन सा है बच्चों? फेफड़े हैं। अभी हमने बात करी कि फेफड़े जो है वो हमारा सबसे मुख्य अंग होता है श्वसन प्रक्रिया का। इसको फुफ्फुस भी कहा जाता है। तो बच्चों आप ये वाला जो नाम है फुफ्फुस ये भी याद रखें। इसमें आपको 3 बार फ लिखना है। पहले पूरा फ और बीच वाला जो फ होगा वह आधा होगा और फिर उसके बाद वाला फ पूरा होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये फुफ्फुस लिखना भी आप सीखें कि कहीं पर फुफ्फुस लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए ये फेफड़ों को ही कहा गया है। तो अब अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है वक्ष गुहा पार्श्व में किससे घिरी हुई होती है। तो पार्श्व में ये अभी हम लोगों ने बात करी थी कि ये देखिए ये पसलियाँ दिख रही होंगी आपको। ठीक है, इनसे जो है वक्ष गुहा घिरी होती है। और हमारी ये देखें, थोड़ा सा चित्र को बड़ा करके देख लेते हैं। आप ये देखें यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये जो हैं ये पसलियाँ हैं। इसके अंदर जो ऑर्गन दिख रहा है आपका थोड़ा हल्का सा पर्पलिश शेड, लैवेंडर शेड में जो दिख रहा है ये हमारे फेफड़े हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये देखिए ये डिनोट भी किया हुआ है, ये फेफड़े हैं। और ये जो ऊपर आपको इस तरह से दिख रही हैं ये पसलियाँ हैं। ठीक, तो पसलियों से घिरा हुआ रहते हैं हमारे फेफड़े। दोनों ही फेफड़ों में पसलियाँ से ये घिरे रहते हैं। ठीक है, ताकि इनको सुरक्षा मिल सके। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है वक्ष गुहा को कौन सी पेशीय परत से आधार मिलता है। तो ये पेशीय परत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको इसका नाम बहुत अच्छे से याद करना है कि वक्ष गुहा को जिस पेशीय परत से आधार मिलता है वह होती है डायाफ्राम। ठीक है, तो ये देखें ये चित्र में आपको यहाँ दिख रहा है, ये नीचे ये जो परत दिख रही है ये डायाफ्राम की है, ये देखें। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो हमारी वक्ष गुहा है इसके नीचे जो आधार का काम कर रही है वह परत है डायाफ्राम। ठीक, तो अब हम अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में मनुष्य के श्वसन प्रक्रम में कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं। अब जो हमारा श्वसन प्रक्रम होता है उसमें पूरे जो अंग हैं वह कौन कौन से मुख्य अंग हैं उनका नाम बताना है। तो देखें बच्चों, हम लोग जो नाक है हमारी उसके नथुनों से हम लोग अपना श्वास अंदर लेते हैं, वायु अंदर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है नासा गुहा। क्या कहेंगे बच्चों इसको? नासा गुहा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले अंग हो गया। इनको नथुने भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद जो है हमारा
मतलब जैसे नासा द्वार से आपने अंदर ले लिया वायु को और उसके बाद नासा गुहा तक पहुंच गए, फिर ये जो गले में जो होती है आपकी, ये कहलाती है श्वास नली। क्या कहते हैं उसे बच्चों? श्वास नली। तो वायु जो है श्वास नली से होते हुए हमारे कहाँ तक पहुंचती है? इन फेफड़ों तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसके बाद जो अंग हो गया हमारे, वो हो गए फेफड़े। तो इस तरह से मुख्य अंग जो हैं बच्चों वो 4 हो गए। शुरुआत में जो हमारे नाक है उसका जो शुरू में जो द्वार है तो उसको नासा द्वार आप कहेंगे। नासा द्वार, जहाँ से आपके वायु जो है नाक में प्रवेश करती है। उसके बाद आपने देखा होगा आपकी नाक में खाली जगह होती है, तो वो जो खाली जगह है वह है आपकी नासा गुहा, और फिर गले में से श्वास नली, और फिर आपके फेफड़ों तक आपकी वायु पहुंच जाती है। तो इस तरह से ये हमारे श्वसन के मुख्य अंग हो गए। ठीक है, तो अब आंसर में और एक बार पढ़ लेते हैं। मनुष्य के श्वसन प्रक्रम के अंग: पहला नासा द्वार, जिन्हें नथुने कहा जाता है, फिर नासा गुहा, फिर श्वास नली, और लास्ट में है फेफड़े। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके ये मुख्य श्वसन अंग हो गए। अब आगे बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि मानव श्वसन प्रक्रम में कौन से अंगों की गति सम्मिलित होती है। तो मानव का जो श्वसन प्रक्रम हो रहा होता है बच्चों, तो उस वक्त कौन से अंग जो होते हैं उनको गति करनी होती है। ठीक है, तो उसमें देखिए हमारे 2 अंग होते हैं। एक तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, आधार जो है हमारे वक्ष को किससे मिला है? डायाफ्राम से। ठीक है, तो एक तो इस डायाफ्राम की ही गति होती है, वो किस तरह की गति होती है ये हम आगे अगले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा क्योंकि इस हमारे फेफड़े के चारों तरफ क्या हैं? पसलियां हैं, है ना, जो इसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो ये पसलियों की गति भी साथ में शामिल होती है। ठीक है, तो दूसरा हो गया पसलियाँ, तो पहला हो गया डायफ्राम, दूसरा पसलियाँ। तो इन दोनों की गति जो है, जब हमारा श्वसन प्रक्रम होता है तो उस वक्त इन दोनों की गति होती है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर में लिखा है श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। तो आपने याद रखना है डायाफ्राम और पसलियाँ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतःश्वसन के समय पसलियाँ कैसे गति करती हैं। तो देखिए ये जो गति अभी हम लोगों ने बात करी है वह किस तरह की होती है पसलियों में, ये अभी ये इस अगले क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों कि जो हमारी पसलियाँ होती हैं, आप इसको स्वयं करके भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि अपनी सांस अंदर खींचिए आप, है ना, लंबी गहरी सांस लीजिए, तो उससे आपको महसूस, सांस लेने से पहले अपने जो वक्ष है यानी आपकी जो छाती है उस पर अपना हाथ रखिए। ठीक है, जब आप हाथ रखेंगे तो आपको एहसास होगा, वहाँ पे महसूस होएगा कि आपकी पसलियाँ की गति किस तरफ हो रही है। ठीक है, तो जैसे ये पसलियाँ होती हैं और इनके नीचे हमारी फेफड़े हैं। ठीक है, तो ये पसलियाँ जो हैं जब हम लोग अंतःश्वसन करते हैं तो ये ऊपर की ओर आ जाती हैं। ठीक है, ये ऊपर को उभार आ जाएगा बाहर की तरफ इनका। ठीक है, तो इनकी गति कैसी होती है बच्चों? ऊपर और बाहर, ये आपने शब्द याद रखना है, ऊपर और बाहर। ठीक है, ये ऊपर उठ जाती है तभी तो देखें हवा जो है वो अंदर घुसेगी हमारे फेफड़ों के अंदर, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा घुस सकती है अंदर। जितना ज़्यादा हवा प्रवेश करेगी उतने ही हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो इसलिए अंतःश्वसन के समय पसलियाँ जो हैं, ये जो पसलियाँ होती हैं हमारी, इनकी गति ऊपर और बाहर की तरफ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये चित्र में भी देख सकते हैं आप कि ये जो है पसलियाँ हैं, ये यहाँ पर देखिए छोटी सी आकृति तक है, यहाँ ये पूरा फैल गई हैं, बाहर ऊपर की तरफ आ गई हैं। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले ये चित्र की सहायता से आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये जो समझाया गया है इसमें डायाफ्राम की गति भी शामिल है। तो पहले एक बार वो वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा है अगला क्वेश्चन आपके लिए कि वक्ष गुहा का आयतन कम होता है या अधिक अंतःश्वसन के समय। जब हम अंतःश्वसन कर रहे हैं तो अभी आपने देखा जो हमारी वक्ष गुहा है
जिसमें पसलियों का पिंजर भी शामिल होता है, तो वो पसलियाँ ऊपर की तरफ आती हैं। ऊपर की तरफ आती हैं यानी कि अंदर जो है वो जगह बढ़ जाएगी, है ना। जैसे आप मान लीजिए कोई गुब्बारा फुला रहे हैं, आप जब गुब्बारा फुला रहे हैं तो पहले तो वो बिल्कुल पिचका हुआ था, है ना। वो पिचका हुआ गुब्बारा फिर आपका क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। और उस बढ़ने से उसके अंदर जो स्पेस थी, जो जगह थी, वो बढ़ गई ना। तो अंदर जो स्पेस है वह उसका आयतन है ना। तो इसी तरह से जो वक्ष गुहा का जो आयतन है वह भी पसलियाँ जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है या बढ़ जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, अधिक हो जाता है। तो आंसर में जो लिखा है वो भी देखते हैं एक बार। आंसर में लिखा हुआ है कि अंतःश्वसन में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, अर्थात अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों में वायु आने से वह भर जाते हैं वायु से। तो क्या किससे भर जाते हैं, वायु से बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका आयतन जो है गुब्बारे की तरह बढ़ गया है। पसलियाँ जो हैं वो ऊपर की तरफ हो गई हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अंतःश्वसन में डायाफ्राम किस तरह गति करता है। अब देखिए डायाफ्राम जो होता है, क्योंकि वो आधार प्रदान कर रहा होता है, ऐसे नीचे होता है ना हमारे फेफड़ों के, इस तरह से डायाफ्राम जो है हमारे फेफड़ों से नीचे होता है, तो ये इसको आधार प्रदान करता है हमारी वक्ष को। तो ये जब हम अंतःश्वसन कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये अंतःश्वसन के समय और नीचे चला जाता है, मतलब इसकी जगह पहले यहाँ थी तो ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसकी गति कहाँ हो जाती है, नीचे की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसकी गति कहाँ हो जाती है, नीचे की ओर, ठीक है। तो डायफ्राम की गति बच्चों कहाँ हुई, नीचे की ओर। और अंतःश्वसन में पसलियों की गति कहाँ हुई, ऊपर और बाहर की ओर। तो ये है पसलियों की गति, ठीक है, ये है पसलियों की गति। और डायफ्राम की गति जो है वह नीचे की ओर हुई, ठीक। इसके बाद है उच्छ्वसन। उच्छ्वसन के समय पसलियों और डायफ्राम की गति बताएं। तो देखिए बच्चों, अब बिल्कुल उल्टा होता है कि पसलियाँ जो हैं जब हम उच्छ्वसन कर रहे हैं तो हमने सांस छोड़ना होता है ना। उच्छ्वसन का मतलब हमने जो वायु ली होती है, ऑक्सीजन समृद्ध वायु, अब हमारी जो वायु है वह बाहर जानी होती है, ठीक है। तो जो हम सांस छोड़ते हैं तो उस वक्त जो पसलियाँ ऊपर आ गई थी, अब वह पसलियाँ नीचे चली जाएंगी, ठीक है। पसलियाँ जो हैं उच्छ्वसन के समय नीचे चली जाएंगी, और बाहर, ऊपर के साथ वो बाहर आई थी तो बाहर की बजाय अब वो अंदर की तरफ चली जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से डायाफ्राम की अगर गति की बात करते हैं तो डायाफ्राम जो है वह हमारा नीचे की तरफ आ गया था, है ना, तो अब वह भी ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो इस तरह से बिल्कुल उल्टी गति हो जाती हैं जब हम उच्छ्वसन करते हैं। तो अब ये सब हम लोग एक चित्र की सहायता से अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये चित्र जो है ये आपको बिल्कुल इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। देखें, ये आपका डायफ्राम है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से ये देखिए, ये एरो लगा हुआ है, तीर का निशान, यानी कि आप यहाँ वायु अंदर ले रहे हैं, ठीक है, वायु अंदर ले रहे हैं। तो आपकी पसलियाँ जो हैं, पसलियाँ क्या होगा बच्चों, पसलियाँ जो हैं आपकी वह ऊपर आ जाएंगी, ठीक है, ऊपर आएंगी और बाहर की तरफ आएंगी, ठीक है, ऊपर और बाहर। इसके साथ ये जो डायफ्राम देख रहे हैं आप यहाँ पर, है ना, तो ये डायफ्राम जो है ये भी हमारा, ये तीर का निशान दिख रहा है, देखिए ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो डायफ्राम की गति कहाँ होएगी, नीचे होएगी, ठीक है, डायफ्राम की गति कहाँ होएगी, नीचे होएगी। ये आपका कब हो रहा है, जब आप अंतःश्वसन कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, ठीक। इसके बाद जब आपने सांस छोड़ दी, ये देखिए ये वायु बाहर जा रही है, तीर का निशान बाहर लगा हुआ है, तो उस वक्त बिल्कुल उल्टा, जो आपका डायफ्राम नीचे हो गया था, अब वो देखिए ये तीर के निशान से ये ऊपर चला गया है, ये आपका क्या है, डायफ्राम है, ठीक है। तो अब जो है आपका डायफ्राम की गति कहाँ हो गई है, ऊपर की तरफ हो गई है, और जो पसलियाँ हैं वह भी अंदर चली गई हैं। और तो ऐसे में क्या होगा, पसलियाँ जो हैं वह हमारी अंदर चली जाती हैं और नीचे चली जाती हैं, मतलब जहाँ ऊपर लिखा था आपने वहाँ अब उल्टा हो जाएगा, नीचे और अंदर, ठीक है। और डायफ्राम जो है वह हमारा कहाँ हो जाएगा, वह ऊपर हो जाएगा, ठीक।
तो ये आप चित्र की सहायता से आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा है। ये देखें आप यहाँ इस चित्र में ये भी देख सकते हैं, इस वाले चित्र में, कि जो हमारा वक्ष है वह उसका स्थान जो है देखिए थोड़ा सा यहाँ चौड़ा करके दिखाया गया है, और यहाँ चित्र में ये इतना भीड़ा करके दिखाया हुआ है, कम जगह है, यानी कि आयतन जो है वह भी बढ़ जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे जो वक्ष गुहा का आयतन जो है वह भी बढ़ जाता है, और जब हम सांस उच्छ्वसित करते हैं मतलब छोड़ते हैं तो वह कम हो जाता है। ये इस चित्र से भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी ये देखें, ये आयतन ये देखिए ये बिल्कुल कितना ज़्यादा दिख रहा है आपको यहाँ, और यहाँ ये देखें ये थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अंतःश्वसन कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, ये यहाँ नीचे एरो दिखा रहा है, डायफ्राम नीचे हो गया, और जो पसलियाँ हैं वह बाहर की तरफ ऊपर हो जाएंगी। ऐसे ही जब उच्छ्वसित करेंगे हम सांस, मतलब सांस को जब बाहर छोड़ा जा रहा है तो उस वक्त क्या है, हमारी पसलियाँ जो हैं वह अंदर चली गई हैं और डायफ्राम जो है वह ऊपर आ गया है। तो बच्चों आपने देखा कि जो हमारी डायफ्राम और पसलियों की जो गति है बिल्कुल दोनों उसमें बिल्कुल अपोजिट होती है ना। इन चित्रों की मदद से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये डायफ्राम यहाँ ऊपर जा रहा है, यानी कि ये उच्छ्वसित हो रही है, सांस बाहर आ रही है, ठीक है। मतलब जो वायु है वह बाहर आ रही है, पसलियाँ हमारी अंदर जा रही हैं। और यहाँ देख सकते हैं उन जो डायफ्राम है वह नीचे आ रहा है और पसलियाँ ऊपर और बाहर की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ सांस ले रहे हैं, जिससे हम, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वायु चाहिए, तो वायु में ऑक्सीजन होती है, तो इसलिए हमारा जो आयतन है वह बढ़ा हुआ होगा, तो हमें उतनी ज़्यादा वायु मिल जाएगी वक्ष गुहा में, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर ये जो उच्छ्वसन वाला का आंसर था उसको एक बार देख लेते हैं। पसलियाँ जो है नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं, डायाफ्राम जो है ऊपर की ओर गति करता है, ठीक है। अब आगे अगले क्वेश्चन में भी वही बताया हुआ है, तो एक बार हम अगला क्वेश्चन में जो चित्र दिया है वो बाद में देखेंगे, उससे पहले ये देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। उच्छ्वसन में वक्ष गुहा के आयतन पर क्या प्रभाव होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वक्ष गुहा का जो आयतन होता है, ये बच्चों को यहाँ गलती से रह गया है, आप इसे पूरा कर लें। उच्छ्वसन में वक्ष गुहा का आयतन जो होता है वह कम हो जाता है। आप सभी इसे ज़रूर पूरा कर लें, कम हो जाता है, ये गलती से रह गया है, लिखा नहीं गया, ठीक है। तो आप इसको पूरा कर लेंगे इस वाक्य को कि वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, ठीक। तो ये आप यहाँ देखें, ये इस चित्र की मदद से आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये आपकी बुक का चित्र लिया हुआ है, यहाँ पर भी यही दिखाया है। डायफ्राम जो है नीचे की ओर गति करता है जब अंतःवसन होता है, ठीक है। तो ये एरो की मदद से ये डायफ्राम की परत जो है ये ऐसे दिखाई हुई है, ठीक। और जो पसलियाँ हैं वह बाहर की तरफ जाएंगी, तो पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है लिखा है, और यहाँ वायु अंदर प्रवेश कर रही है। इसके बाद दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि डायाफ्राम जो है ऊपर की ओर गति कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है, यानी कि ये उच्छ्वसन हो गया, ठीक है। और ये अपनी पूर्व स्थिति में यहाँ पर पहुँच जाता है, और जो पसलियाँ हैं वह भी अपना अंदर की तरफ गति कर लेती हैं और अंदर की तरफ नीचे आ जाती हैं, तो अंदर की गति हो जाती है इनकी, ठीक है। और इस वक्त वायु जो है वो शरीर से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये इन दोनों चित्रों को अब आप समझ गए होंगे, ये आपकी बुक के चित्र हैं, आप ये अपनी कॉपी में भी बना लें। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है, धूल अथवा धुएं वाली वायु का अंतःश्वसन करने पर आपको छींक क्यों आती हैं। तो आपको अक्सर देखा होगा आपने कि जब आप धुएं और धूल में के वातावरण में जब पहुंच जाते हैं तो आपको छींक आती हैं, है ना। तो वह छींक क्यों आती हैं। तो देखें बच्चे, जो हमारे मतलब हम लोग सांस लेते हैं वो हम नाक से लेते हैं, है ना। नाक में हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, रोम होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो जब हवा जो है मतलब धूल धुआं, ये जो कण, इनके कण जो होते हैं वो हमारे नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तो वहाँ की जो परत है उसको वो उत्तेजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, उत्तेजित कर देते हैं। उत्तेजित करने से क्या होता है,
तब हमारे जो हमें इरिटेशन सा महसूस होता है और जिसके कारण हमें छींक आती है ना। ये आप देख सकते हैं, ये चित्र में दिखाया हुआ है, ये छींकते हुए इसको, है ना। तो ये किस लिए हुआ कि जो धूल और धुएं के कारण या कुछ अनचाहा पार्टिकल हमारे नाक में चला गया है, तो जब वो हमारे नाक के नासागुहा की परत को उत्तेजित कर देता है तो उससे हमें छींक आती है। इससे क्या होता है, वह जो अवांछित कण हमारे शरीर में चला गया होता है वह छींक आने से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हमें ये एक तरह से फ़ायदा ही करते हैं। ठीक, तो अब ये मत समझ लीजिएगा कि आपको जुकाम हो रहा है तब सर्दी लग रही है तब जुकाम हो रहा है तो वो हमें फ़ायदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तो आपको जुकाम हो रहा होता है तब आपको अपना इलाज करवा लेना चाहिए। ये सिर्फ किस लिए है, जब आपको धुएं और धूल में आप जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन में भी यही लिखा है, धूल अथवा धुएं वाली वायु का अंतःश्वसन करने पर आपको छींक क्यों आती हैं। ठीक है, तो आपको छींक क्यों आती हैं, आंसर और देख लेते हैं इसका, कि कभी कभी धूल अथवा धुएं के कण हमारी नासागुहा के पार चले जाते हैं और नासागुहा की कोमल परत को उत्तेजित कर देते हैं, जिसके कारण हमें छींक आती हैं। छींकने से अवांछित कण जो होते हैं वो वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको ये समझ आ गया होगा आंसर कि हमें छींक क्यों आती है। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि नियमित व्यायाम या प्राणायाम करने से आपके फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो वह हमेशा आपके लिए अच्छा ही होता है, आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करता है, तो अच्छा ही प्रभाव होता है। ये देखें, ये चित्र से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये लोग व्यायाम कर रहे हैं। आप इस तरह से व्यायाम रोज कर सकते हैं। ठीक है, और करने भी चाहिए, आपको ज़रूर ही करने चाहिए। ठीक, तो नियमित व्यायाम से हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता बढ़ती है। तो आपको इसका मतलब क्या है कि हमेशा व्यायाम जरूर करने चाहिए, जो ऑक्सीजन की जो आपकी क्षमता है अंदर लेने की वह बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है आप ऐसा इस बात पे ध्यान जरूर देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो आपके लिए लिखा है कि अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है। तो देखें बच्चों, जब हम लोग अंतःश्वसित कर रहे होते हैं, मतलब उस जो हमारी वायु है, हमारी वायु में जैसे नाइट्रोजन जो है वह 78% होती है, इसके साथ ऑक्सीजन जो होती है वह 21% होती है। ये कुल मिला के आपका 99% बन जाता है, बचा केवल 1%। उस 1% में अदर जो गैसेस होती हैं जैसे आर्गन हो गया, धुआं, धूल कण वगैरह, ये और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होती हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम CO2 से यहाँ दिखा रहे हैं। तो CO2 जो होती है उस वक्त हमारी जो वायुमंडल में वायु है उसमें 0.03 से लेकर 0.04% तक होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कितनी कम मात्रा में होती है। ठीक, तो ये हमारी वायु जो है कहाँ पर है, वायुमंडल में है। और जब हम सांस लेते हैं यानी अंतःश्वसन करते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड और ये 21%, ये जो आप 21% देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन, और ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% या 0.03 से 0.4%, ये दोनों हमारे वायु के साथ जब हम अंतःश्वसन कर रहे हैं हमारे शरीर में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी वायु जो होती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है। ठीक है, ऑक्सीजन जहाँ पर 21% होती है तो उसको कहा जाता है, उस वायु को ऑक्सीजन समृद्ध वायु। क्या कहेंगे बच्चों उसे, ऑक्सीजन समृद्ध वायु। ठीक है, आप इस शब्द को याद रखें, समृद्ध, समृद्ध मतलब अधिक है वो। ठीक है, समृद्ध वायु जब हम अंतःश्वसन कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद इस वायु में को हमने उच्छ्वसित करा। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे इसी के बारे में है। पहले एक बार इसका आंसर पढ़ लेते हैं कि अंतःश्वसित वायु जो होती है उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 0.04%। ठीक है, इसके बाद हमने इस वायु को बाहर भी छोड़ना है। जब हम इस वायु को बाहर छोड़ रहे हैं
तो क्या होता है बच्चों, उस वक्त हमारी जो शरीर के अंदर जो है, मतलब जो हमारी शरीर में जो श्वसन का प्रक्रम चला है उसके दौरान क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का तो उपयोग हो जाता है ना, और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह हमारी जो बनी होती है कब, जब श्वसन के प्रक्रम में, श्वसन के प्रक्रम से क्या हमें जब ऊर्जा प्राप्त होनी होती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, तो वो CO2 जो है वो हमारे फेफड़ों में आ जाती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये CO2 का प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है, CO2 का प्रतिशत बढ़ जाएगा और जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है O2 जो है उसका प्रतिशत घट जाएगा आपके पास, ठीक है। पहले हमारे पास देखें जब हमने वायु को अंतःश्वसन किया था तो उस वक्त हमारे पास ऑक्सीजन जो थी वह थी 21%, ठीक। अब जो ऑक्सीजन है आपके पास घटकर कितनी हो जाएगी कि लगभग 16%, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, देखें पहले जो ऑक्सीजन थी हमारे पास वह 21% थी, अब वह घट कर हमारे पास कितनी हो गई है, 16%, क्योंकि वह हमने श्वसन के प्रक्रम में प्रयोग कर लिया है। और तो उच्छ्वसन जो होता है हमारा, वह सांस छोड़ना जो होता है, वह हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु होती है वही बाहर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, CO2 जो है, जो पहले हमारे पास कितना लेवल था उसका 0.04%, अब ये जो है हमारे पास घटेगा नहीं, उल्टा हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो है बढ़कर कितना हो जाएगा, लगभग 4.4%, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो CO2 हमारे पास केवल 0.04% थी वो अब कब लगभग 4.5% तक पहुंच गई है ना। तो उतना ही लगभग हमारी यहाँ से ऑक्सीजन कम हो जाती है जो श्वसन प्रक्रम में प्रयोग हो गई। तो ये वाली वायु जो उच्छ्वसित हम करते हैं, यह क्या इसमें मात्रा ज़्यादा है बच्चों, इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसी वायु को क्या कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु। तो ये हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु। किसको कहेंगे बच्चों, जब हम उच्छ्वसित करते हैं, जब हम श्वास को उच्छ्वसित कर रहे हैं, यानी वायु जो है वह हमारे शरीर से बाहर जा रही है, तो उस वक्त CO2 की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। तो अब जो आंसर लिखा है वो और एक बार देख लेते हैं। ये देखें, उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 16.4%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 4.4%, ठीक है। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमारी ऑक्सीजन कम हुई और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। ये साथ में ये जो आप देख रहे हैं एक रेखा चित्र, ये आपकी बुक से लिया गया है। इसमें यही दिखाया हुआ है कि जैसे अंतःश्वसित वायु जो है इसमें ऑक्सीजन 21% है जो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड उस वक्त है 0.04% जो हमारे फेफड़ों तक पहुंची। इसके बाद हमने जो वायु उच्छ्वसित करी, मतलब जो वायु हमारे शरीर से बाहर निकली, वो उसमें ऑक्सीजन जो है वह 16.4 है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह हमारे शरीर से बाहर कितनी निकली, 4.4%, ठीक है। तो ये इस तरह का ये आप रेखा चित्र अपनी कॉपी में बना लें, ठीक है। साथ में ये जो यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है ये भी साथ में लिखें और ये चित्र बना लें ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये आपका जो आज का काम था वह पूरा हो गया है। तो आप इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं बच्चों वो अगली वीडियो में भेजेंगे। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद बच्चों।